हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एग्जैक्टली डिस्कशन करने वाला हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस क्यों करना पड़ा, तो वो एग्जैक्टली हमें यहाँ पे इस वीडियो में देखना है। अगेन वीडियो को स्टार्ट से एंड तक आप देखोगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब करो। अगेन अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिल रहा है तो आप सिंपली इसको शेयर कर लो दूसरों के साथ, ताकि उन तक भी ताकि उनको भी फायदा हो। तो ठीक है, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर यह है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस क्यों कर रहे हो। अगर मैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात करूं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में आप फोर्सेस के साथ डील करते थे। दैट मींस वहां पर फील्ड जैसा कॉन्सेप्ट आपने इंट्रोड्यूस उतना नहीं किया। हां, ग्रेविटेशन में आपने ग्रेविटेशनल फील्ड को इंट्रोड्यूस किया, बट बाकी जगह पे जब भी फॉर एग्जांपल आप मैकेनिक्स में प्रॉब्लम्स को डील करते हो, आप एक्चुअल फोर्सेस की वहां पे बात करते हो। तो इंपॉर्टेंट पार्ट अगर मैं यहां पे ये कहूं कि जब आप फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जाते हो ना, या अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहूं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहूं, तो जब आप एग्जैक्टली इस फील्ड में चले जाते हो, आप देखते हो कि आपके जो फोर्सेस है वो बैकग्राउंड पे चले जाते हैं। दैट मींस आपका जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट होता है, दैट मींस जितनी भी थ्योरी आप समझोगे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स आप एक्सप्लेन करोगे, उसमें आप एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हो। कहने का मतलब आप वहां पर रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स को एग्जैक्टली बैकएंड पे ले जाते हो, और जिन चीजों के साथ आप डील करते हो वो आपका सिंपली फील्ड होता है। अब पहला क्वेश्चन यही है कि देख लो, अगर फॉर एग्जांपल आप बुक्स पे पढ़ोगे या कहीं पर भी आप एग्जैक्टली कोई आपको पढ़ाएंगे टीचर्स वगैरह, वो यूजुअली फील्ड को एग्जैक्टली डिफाइन करते हैं। तो उनका स्टार्ट क्या होता है कि वो आपको फील्ड को डिफाइन करके देंगे। वो सिंपली आपको कहेंगे कि लेट अस सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कहेंगे कि एक चार्ज के इर्द गिर्द जो एग्जैक्टली आपके पास मॉडिफाइड एरिया होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। वो बिल्कुल सही है, बट यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, फील्ड का डेफिनेशन जो है ना, वो मेरे लिए उतना अभी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझो कि फील्ड को इंट्रोड्यूस क्यों करना पड़ रहा है। तो उसको इंट्रोड्यूस क्यों करना पड़ रहा है, उसके लिए पहले आपको न्यूटोनियन मैकेनिक्स के कुछ की पॉइंट्स पहले समझने पड़ेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं, आप देखते जाओ। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहां पे लेने वाला हूं, वो सिंपली आपके पास न्यूटोनियन मैकेनिक्स होने वाला है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स की अगर मैं बात करूं, इसमें सिंपली कुछ की पॉइंट्स थे। पहला की पॉइंट आपके पास था एक्शन एट अ डिस्टेंस। एक्शन एट अ डिस्टेंस का एग्जैक्टली अगर मैं और एक यहां पर तरीके से इसको समझाऊं, इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास दो पार्टिकल्स है, वो दो पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, बट उन दो पार्टिकल्स के बीच का जो मीडियम होगा वो उस फोर्स को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। दैट इज समवट एक्शन एट अ डिस्टेंस। थोड़ा और समझाता हूं। लेट अस सपोज आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स है, दिस इज ऑब्जेक्ट ए, और यहां पर आपके पास दूसरा ऑब्जेक्ट है, लेट दिस बी ऑब्जेक्ट बी। आप सिंपली क्या देखते हो, ये जो ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली ऑब्जेक्ट बी जो है वो ऑब्जेक्ट ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और ये जो एग्जैक्टली इन पे फोर्सेस लगेंगे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, उनको तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हो, जो अगेन आपको पता है, जो आपने ग्रेविटेशन में चैप्टर पढ़ा है, जो कि आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स में पढ़ लेते हो। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्शन एट अ डिस्टेंस कैसे समझे। ये ए पार्टिकल इस पे जो फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स एग्जैक्टली डिपेंड नहीं करता है कि इन दो पार्टिकल्स के बीच में मीडियम क्या है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब ये पार्टिकल एग्जैक्टली इस पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट करता है, वो इमीडिएटली एक्सर्ट करता है, वो इंस्टेंटली एक्सर्ट करता है विदाउट एनी डिले। कहने का मतलब यह है कि अगर फॉर एग्जांपल पहले मैं फोर्सेस की बात करूं, आपको दो पार्टिकल्स के सेंटर्स को ज्वाइन करना होता है, और एग्जैक्टली जो लाइन, जो डॉटेड लाइन आप बनाओ, या जो लाइन आपके पार्टिकल्स के सेंटर्स को ज्वाइन करता है, उसको आप सिंपली यहां पर सेंट्रल लाइन बोलते हो। तो वो आपके पास यहां पर सेंट्रल लाइन है।
तो ये आपके पास सेंट्रल लाइन है। अगेन अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह होगी उसका आप टेक केयर कर लोगे। तो फर्दर फिलहाल के लिए देख लो, अगर फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल इस पे फोर्स एक्सर्ट करता है या ये पार्टिकल इस पर फोर्स एक्सर्ट करता है, वो फोर्स अलोंग द सेंट्रल लाइन यहां पे लगता है। तो ठीक है, तो यहां पर अगर मैं फोर्स की बात करूं, ये एग्जैक्टली इस पे फोर्स लगेगा, दिस इज फोर्स ऑन ए, इस पर फोर्स लग रहा है ए पे, दिस इज फोर्स ऑन ए, मगर किसकी वजह से लग रहा है? बी की वजह से लग रहा है, तो इट इज ड्यू टू बी। सिमिलरली अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूं, इस पर बी फोर्स लगेगा, सो अगेन फोर्स अब किस पे लग रहा है? यहां पे बी पे लग रहा है, किसकी वजह से लग रहा होगा? ए की वजह से, तो दिस इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो अब यहां पे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो एग्जैक्टली यहां पर इन पार्टिकल्स पर फोर्स लग रहा है, क्या वो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है? वो मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, एग्जैक्टली अगर मैं पार्टिकल ए यहां पे रख रहा हूं, पार्टिकल बी यहां पे रख रहा हूं, इंस्टेंटली विदाउट एनी डिले इस पे फोर्स लगना शुरू कर देगा। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इस पार्टिकल को यहां एग्जैक्टली यहां पर इसको मूव कर दूं, मैं अगर इसको ट्रांसलेट कर दूं इस पॉइंट पे, तो आप देखोगे कि इस पार्टिकल को विदाउट एनी डिले इस पार्टिकल को पता चल जाएगा कि ये पार्टिकल बी जो है ये अपनी जगह से किसी दूसरी जगह चल रहा है। और एग्जैक्टली जब इसको विदाउट एनी डिले पता चल जाएगा कि ये पार्टिकल यहां से यहां तक ट्रेवल कर रहा है, तो विदाउट एनी डिले इस पे एक नया फोर्स डेवलप हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस ए। तो आप समझ लो, ये एग्जैक्टली पहला जो की पॉइंट था एक्शन एट अ डिस्टेंस न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, उसका जस्ट सिंपली यही पे था। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा, आपने अंडरस्टैंड किया होगा अभी तक कि किस तरीके से यहां पर एक्शन एट अ डिस्टेंस को मैं समझा रहा हूं। एक बार और सुन लो, 2 पॉइंट्स में यहां पे बताऊंगा। एक्शन एट अ डिस्टेंस का मतलब यह है कि इस पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है ना, वो एग्जैक्टली इन दो पार्टिकल्स के बीच वाले मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। दैट इज एक्शन ऑन अ डिस्टेंस। दैट मींस एक्शन एट अ डिस्टेंस का मतलब ही है कि आपका मीडियम यहां पर आपके दो इंटरेक्शंस में इंटरवीन नहीं कर रहा है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो, अगर मैं इस पार्टिकल को यहां से यहां ले जाऊं, तो एग्जैक्टली इस पार्टिकल को विदाउट एनी डिले पता चल रहा है कि ये पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है। तो विदाउट एनी डिले ये पार्टिकल इस पार्टिकल पे नया फोर्स जनरेट करेगा, और वो फोर्स आप अगेन कैसे निकाल सकते हो? आपको दो पार्टिकल्स के सेंटर्स को ज्वाइन करना है और अलोंग द सेंट्रल लाइन आपको एग्जैक्टली अट्रैक्टिव फोर्स दिखाना है। सो ये आपके न्यूटोनियन मैकेनिक्स का पहला की पॉइंट है। चलो दूसरे की पॉइंट पे मैं जाता हूं। दूसरा की पॉइंट जो आपके न्यूटोनियन मैकेनिक्स का है वो ये है कि जो आपके पास एग्जैक्टली ये फोर्सेस है ना, ये फोर्सेस एग्जैक्टली डिपेंड करते हैं आपके इन दो पार्टिकल्स के सेंटर्स के सेपरेशन पर। कहने का मतलब आपका जो फोर्स है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अच्छा, आर यहां पर क्या होगा? आर यहां पर आपके दो पार्टिकल्स के सेंटर्स के बीच का सेपरेशन होगा। तो जितना आप इस सेपरेशन को बढ़ाओगे उतना आप देखोगे आपका फोर्स क्या हो जाएगा? वो कम होता जाएगा। अगेन आपने ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने पढ़ा होता है, उसमें आप सिंपली बोलते हो कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस सेपरेटिंग द टू ऑब्जेक्ट्स, या सेपरेटिंग द सेंटर्स ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। तो यही आपका आर होता है ना। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। अब इसी तरीके से ये तो दूसरा की पॉइंट है कि आपका जो फोर्स है, मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं ना, और जो आपका फोर्स है इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। मैंने ये नहीं बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मैंने बस बोला प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल में डायरेक्टली भी आ सकता है, इनवर्सली भी आ सकता है, बट फिलहाल के लिए मैं बोल सकता हूं ना कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू r। और r यहां पर क्या है? आपके दो ऑब्जेक्ट्स के सेंटर्स के बीच का सेपरेशन। होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। तो दो की पॉइंट्स आपने देख लिए। तीसरा की पॉइंट वो तो मैंने दिखाया हुआ ही है, बट मैं लिखूंगा यहां पे। तीसरा की पॉइंट ये है कि फोर्सेस जो आपके यहां पे एक्ट करते हैं। अच्छा, जरा एक चीज समझो पहले, ये फोर्सेस यहां पे कंटैक्ट फोर्स है कि नॉन कंटैक्ट फोर्स है? नॉन कंटैक्ट फोर्स है। तो नॉन कंटैक्ट फोर्सेस जो आपके एग्जैक्टली दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगते हैं ना, वो अलोंग द सेंट्रल लाइन लगते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो कहने का मतलब यह है कि फोर्सेस एक्ट along the central line। फोर्सेस एक्ट अलोंग द सेंट्रल लाइन। और अगर अब मैं फोर्सेस की बात कर रहा हूं, एक्चुअली आपके नॉन कंटैक्ट फोर्सेस यहां पे मैं बोल रहा हूं।
तो ये एग्जैक्टली न्यूटोनियन मैकेनिक्स के की पॉइंट्स थे। बट आप देखोगे कि जब एग्जैक्टली ये जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स था 19th सेंचुरी तक ठीक ठाक चल रहा था। 19th सेंचुरी तक ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स में जो एग्जैक्टली ये की पॉइंट्स है ये अच्छे तरीके से चल रहे थे, लोगों को समझ में आ रहे थे, लोगों ने इनको दिमाग में रखा था, ज्यादातर क्वेश्चंस इन पे बन नहीं रहे थे कि फॉर एग्जांपल इनमें अगर प्रॉब्लम कहीं पे आ रही थी वो दिख नहीं रही थी 19th सेंचुरी तक। बट एग्जैक्टली अराउंड 1820 की जब मैं बात करूंगा, 1820 की अराउंड जब मैं बात करूंगा, तो तब एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट्स जब किए गए, क्योंकि तब एग्जैक्टली करंट और इलेक्ट्रिसिटी वाले फिनोमिना, जो आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी फिनोमिना है, उसको रिलेट किया गया मैग्नेटिज्म के साथ। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट 1920 के आसपास, तो देखा गया कि वहां पर एग्जैक्टली करंट और मैग्नेटिज्म जो है वो आपस में रिलेटेड है, आगे जाके पढ़ना है। बट मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि 19th सेंचुरी तक बिल्कुल सही जा रहा था, बट जब आप एग्जैक्टली 19th सेंचुरी पे पहुंच गए ना, अराउंड 1820 के आसपास, एक्सपेरिमेंट्स की वजह से आप देख रहे हो कि इन सारे के सारे की पॉइंट्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अराइज हो गई। अब वो प्रॉब्लम्स क्या थी वही हम डिस्कस करेंगे ना, और उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए आपको फील्ड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा, तो थोड़ा आइडिया आपको मिल गया होगा कि किस तरीके से आपके पास ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स के कुछ पॉइंट्स है, यही पॉइंट्स आगे जाके 19th सेंचुरी में वाइड बन गए। वाइड का मतलब यही ड्रॉबैक्स बन गए न्यूटोनियन मैकेनिक्स के, क्योंकि ये जो पॉइंट्स थे ये कुछ एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, और वो एक्सपेरिमेंट्स किसके साथ रिलेट हो रहे थे, वो एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म के साथ रिलेट हो रहे थे। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। तो अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, अब सिंपली मैं यहां पे आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि प्रॉब्लम कहां पे हो रही थी। तो देख लो, अराउंड मैंने जैसे कि बताया आपको 1820 के आसपास, 1820 ईयर के आसपास एग्जैक्टली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जिसमें एग्जैक्टली करंट और इलेक्ट्रिसिटी वाले, करंट इलेक्ट्रिसिटी और आपके मैग्नेटिज्म वाले फिनोमेना को सिंपली क्या किया गया, रिलेट किया गया आपस में एक दूसरे के साथ। तो वहां पे एग्जैक्टली कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उन एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स आपको मिल रहे थे ना, वो एग्जैक्टली इन पॉइंट्स के साथ यहां पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। मैं कुछ पॉइंट्स आपको दिखाता हूं ताकि आपको पहले समझ में आए कि यहां पर एग्जैक्टली इन पॉइंट्स में एग्जैक्टली कहां पे कमी थी। देखते जाओ, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक्शन एट अ डिस्टेंस की पहले बात करूं, आराम से देखते हैं, चीजें बहुत आसान है, मैं सिंपली बहुत आहिस्ता जाऊंगा ताकि एक ही गो में आपको समझ में आए। तो आप देख लो, एक्शन एट अ डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, तो ठीक है, आपने समझा कि आपके पास अगर दो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये पार्टिकल इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, इंस्टेंटली ये एग्जैक्टली एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे। अगर आप इस पार्टिकल को किसी दूसरी जगह पर ले जाते हो, तो आप देखते हो कि इस पार्टिकल को इंस्टेंटली पता चल जाता है कि ये पार्टिकल एग्जैक्टली गया कहां पे, यही था ना, और इंस्टेंटली ये पार्टिकल इस पार्टिकल पे एक नया फोर्स डेवलप करता है। ये एग्जैक्टली आपका पहला की पॉइंट था। अब यहां पर अगर मैं चार्जेस की बात करूं, देख लो, मैंने कहा ना आपको कि 1820 के आसपास जो करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म वाला पार्ट है, एग्जैक्टली उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। तो यहां पर जो पार्टिकल फिर मैं लूंगा वो तो चार्जेस होंगे, और आपको पता है कि चार्जेस भी एक दूसरे पे फोर्सेस एक्सर्ट करते हैं, रिपल्सिव फोर्स एंड अट्रैक्टिव फोर्स। अब यहां पर देखो फर्क क्या है, जब एग्जैक्टली न्यूटोनियन मैकेनिक्स ने एक्शन एट अ डिस्टेंस समझा है ना, वो बिल्कुल सही था, बट अगेन वहां पे प्रॉब्लम कहां पे आ रही थी। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि जो एक्शन एट अ डिस्टेंस वाला पॉइंट है ना, ये समवट मैजिक जैसा लग रहा था। मैजिक जैसा मतलब ये कि आपका ये पार्टिकल है और उसको हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पता चल रहा है कि ये पार्टिकल कहां पर है। तो ये पहले आप समझो, तो अगेन ये कुछ मैजिक जैसा हो रहा है, आप परसीव नहीं कर पाओगे। लेट अस सपोज आप एक रूम में हो और दूसरे रूम में किसी दूसरे पर्सन को रख दो, वो दूसरा पर्सन दूसरे रूम में कर क्या रहा है आपको मत पता चलेगा जब तक आप देखोगे नहीं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि अगर आप इस पार्टिकल को यहां पे रख रहे हो, इस पार्टिकल को यहां पे रख रहे हो, लेट अस एज्यूम कि आप इन दो पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हो, लाइट ईयर्स की अप्रोक्सीमेटली इंक्रीज करते हो, 100 लाइट ईयर्स मान लो। तो आप बोल रहे हो कि इन दो पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन कितना मैंने लिया, 100 लाइट ईयर्स। तो मैंने एग्जैक्टली इन दो पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन कितना लिया, 100 लाइट ईयर्स मैंने लिया। तो जब इन दो पार्टिकल्स के बीच में अब इतना बड़ा डिस्टेंस है 100 लाइट ईयर्स का, अब एग्जैक्टली अगर ये पार्टिकल यहां से यहां चला गया, आप खुद देखो ये पार्टिकल्स अब बहुत ज्यादा दूर है। आप समझ लो कि एक पार्टिकल फॉर एग्जाम्पल यहां अर्थ पर है, दूसरा पार्टिकल मून पे रख दो, वो डिस्टेंस एग्जैक्टली मेजरेबल है, वो लाइट ईयर्स में आप लेते नहीं हो, वो लाइट ईयर से बहुत छोटी डिस्टेंस है। तो एक पार्टिकल को अर्थ को रख दो, दूसरे पे कहां रख दोगे, मून पे रख दो दूसरे पार्टिकल को, और मून पे अगर कोई पार्टिकल चल रहा है तो एग्जैक्टली जो पार्टिकल अर्थ है ना, उसको पता चल रहा है कि मून पे पार्टिकल कहां कहां जा रहा है। तो बराबर ऐसा कुछ सिचुएशन यहां पे बन रहा है। तो जब एग्जैक्टली ये पार्टिकल आगे जाएगा तो विदाउट एनी डिले
इस पार्टिकल को पता चलेगा कि ये पार्टिकल आगे गया, मगर यहां पर कितना सेपरेशन है इनके बीच में, 100 लाइट ईयर्स। कहने में बहुत आसान है, सुनने में बहुत आसान है एग्जैक्टली ये पॉइंट कि 100 लाइट ईयर्स के सेपरेशन पे अगर ये पार्टिकल यहां जा रहा है तो इस पार्टिकल को पता चल रहा है कि ये पार्टिकल एग्जैक्टली कहां जा रहा है, और विदाउट एनी डिले इसको पता चल रहा है कि ये पार्टिकल कहां जा रहा है। बट आप एग्जैक्टली इसको अच्छे से परसीव नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपका दिमाग एग्जैक्टली थोड़ा सा सोचो इसके बारे में, तो एग्जैक्टली जब आप थोड़ा सोचने बैठोगे आपको खुद रियलाइज होगा कि एग्जैक्टली ये पॉसिबल कैसे है यहां पे कि इतना दूर है पार्टिकल्स, फिर भी इस पार्टिकल को एग्जैक्टली हर एक इंस्टेंट पे पता चल रहा है कि ये पार्टिकल कहां जा रहा है विदाउट एनी डिले। और ये थोड़ा सा एग्जैक्टली वेग और मैं बोल सकता हूं कि ये थोड़ा डिस्टर्बिंग कॉन्सेप्ट यहां पे आपके पास आ रहा है। तो अगेन ये सिर्फ प्रॉब्लम यहां पर सिर्फ हमें नहीं हो रही है, उस टाइम पे न्यूटन को भी हो रही थी। इसी तरीके से दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये पार्टिकल इस पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा है तो एग्जैक्टली ये फोर्स कैसे ट्रांसमिट हुआ टू दिस पार्टिकल, ये एग्जैक्टली न्यूटन इन मैकेनिक्स ने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। उसने बस ये कहा कि एट अ डिस्टेंस इस पार्टिकल पे फोर्स खुद ब खुद लग जाएगा। बट जब आप फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में जाते हो, तो वहां पर बात यही होती है कि एग्जैक्टली इस पार्टिकल पे फोर्स आया कैसे, ये फोर्स एग्जैक्टली यहां पर ट्रांसमिट कैसे हुआ और इस बॉडी पे फिर लगा कैसे, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जहां पर एग्जैक्टली न्यूटन मैकेनिक्स फेल हो गया एक्सप्लेन करने में। तो यहां पर आप देख सकते हो, होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं यहां बात करूं तो आपको समझ में आया होगा कि यहां पे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम ये थी कि फोर्स कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, दैट मींस ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स। ये प्रॉब्लम्स है आपके पास। ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स, ये प्रॉब्लम है आपके पास। तो ये एग्जैक्टली प्रॉब्लम है कि फोर्स कैसे ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये एग्जैक्टली प्रॉब्लम यहां पे आ रहा है, क्योंकि एक्शन एट अ डिस्टेंस पे आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि फोर्स कैसे एग्जैक्टली आपका ट्रांसमिट हो रहा है और कैसे नो डिले आपको मिल रहा है, कैसे एग्जैक्टली इस पार्टिकल को हर एक पॉइंट पे पता है कि ये पार्टिकल कहां जा रहा है। सो नो डिले वाला जो आपके पास पॉइंट है, ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो क्योंकि ये दोनों पॉइंट जो है न्यूटन ने तो बस बोल दिए, बट एग्जैक्टली इनका एक्सप्लेनेशन न्यूटन के पास नहीं था। तो अगर आप दो चार्जेस को लोगे, अगर फॉर एग्जांपल एक चार्ज होगा, लेट अस एज्यूम मैं इस पे चार्ज क्यू रख दूं और इस पर भी चार्ज क्यू रख दूं, ये इसको एग्जैक्टली यहां पर क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब ये एग्जैक्टली रिपल्शन फेस करेगा तो इस पर एग्जैक्टली फोर्स ट्रांसमिट कैसे हुआ होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो चीज एग्जैक्टली अंडरस्टैंड करने के लिए आप फील्ड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हो। चलो और कुछ फर्दर प्रॉब्लम्स देखते हैं, 1920 में ऑरिस्टर ने एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट किया था। उसने एक कंडक्टर लिया था और इस कंडक्टर में एग्जैक्टली करंट जो है वो सिंपली यहां पे चल रही थी, और इस कंडक्टर के सामने उसने सिंपली एक यहां पर मैग्नेटिक नीडल प्लेस करी। एक मैग्नेटिक नीडल यहां पर उसने प्लेस की। ठीक है, क्या यहां पर अब देख लो, अभी तक एग्जैक्टली फोर्स को एज अ पुश पुल देखा गया है। अभी तक एग्जैक्टली न्यूटोनियन मैकेनिक्स में देखा गया कि जो नॉन कांटेक्ट फोर्स है वो अलोंग द सेंट्रल लाइन लगते हैं, बिल्कुल सही। अब यहां पर पहले सेंट्रल लाइन ड्रॉ करना है ना। सेंट्रल लाइन के लिए मैं एग्जैक्टली इस वायर का सेंटर ले लूंगा, इस एग्जैक्टली मैग्नेटिक कंपास का सेंटर लूंगा, इन सेंटर को मैं ज्वाइन कर दूंगा, और ये एग्जैक्टली आपका रिप्रेजेंट क्या करेगा, सेंट्रल लाइन। ये आपका सेंटर लाइन रिप्रेजेंट करेगा। चीजों को प्लीज अच्छे से समझना, थ्योरी वाला पार्ट है, बहुत सबको बोरिंग लगेगा बट बहुत सारे नया पॉइंट सीखेंगे। तो अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो, कंटिन्यू करो इसको फर्दर एंड तक, और एग्जैक्टली नए पॉइंट्स आप सीखते जाओ। तो चलो मैं कंटिन्यू करता हूं। ये आपके पास एग्जैक्टली एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। करंट कैरिंग कंडक्टर के सामने मैंने एक मैग्नेटिक नीडल रख दिया। क्या एग्जैक्टली यहां पर इन दो के बीच में कोई कंटैक्ट है? कोई भी कंटैक्ट नहीं है। तो ऑरिस्टर ने क्या देखा कि मैग्नेटिक नीडल को जब आप एग्जैक्टली करंट कैरिंग कंडक्टर के सामने रखते हो ना, आपका जो ये मैग्नेटिक नीडल है ये ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। और जब ये एग्जैक्टली ऑसिलेट करता है ना आपका मैग्नेटिक नीडल, तो इसकी ऑसिलेशंस कुछ इस तरीके की होती है। मैग्नेटिक नीडल है, इसकी ऑसिलेशंस कुछ इस तरीके की होती है, आगे पीछे कर रहा है, टू एंड फ्रो। तो ये एग्जैक्टली मैं बोल सकता हूं कि एग्जैक्टली इस पॉइंट के अबाउट ये आगे पीछे क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। अब अगर फॉर एग्जांपल ये नीडल आगे जा रहा है,
ये नीडल आगे जा रहा है, मगर आगे जाने का मतलब इसका जो ऊपर वाला हेड है वो आगे जा रहा है। आपको नहीं लग रहा कि ऊपर वाले हेड पे फोर्स एग्जैक्टली कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा? आप देख लो, मैं एक बार और दिखाता हूं, आप आराम से देखते जाओ। मैं सिंपली आपको ये कह रहा हूं कि एग्जैक्टली ये नीडल आगे गया, अगर ये नीडल आगे गया इस पे फोर्स लगेगा ना इस डायरेक्शन में, आगे की डायरेक्शन में, और जब ये नीडल पीछे जाएगा तो इस पे फोर्स कहां की तरफ लग रहा होगा? पीछे की डायरेक्शन में। चलो आगे का डायरेक्शन सिर्फ लेते हैं, जब ये नीडल एग्जैक्टली आगे की तरफ जाएगा तो इस पे फोर्स आगे की डायरेक्शन में लग रहा होगा। अच्छा जरा ये फोर्स देख लो, ये फोर्स आपको नहीं लग रहा कि आपकी सेंटर लाइन के परपेंडिकुलर है? ये फोर्स एग्जैक्टली आपके सेंटर लाइन के अलोंग नहीं एक्ट कर रहा है, ये जो फोर्स आपके पास यहां पर है ये परपेंडिकुलर टू द सेंटर लाइन आ रहा है। ये तो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि न्यूटोनियन मैकेनिक्स के हिसाब से जब भी आप नॉन कंटैक्ट फोर्सेस की बात करते हो तो वो नॉन कंटैक्ट फोर्सेस अलोंग द सेंटर लाइन लगते हैं। बट जब ऑरिस्टड ने एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि इस नीडल पे फोर्स लगा, और इस नीडल पे जो फोर्स एग्जैक्टली लग रहा है वो फोर्स आपके सेंट्रल लाइन के परपेंडिकुलर है। मगर यहां पर तो कह रहे हो ना आप कि फोर्सेस एक्ट अलोंग द सेंट्रल लाइन, मगर इस वाले केस में आपका जो फोर्स है इट इज नॉट एक्टिंग अलोंग द सेंट्रल लाइन, इट इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सेंट्रल लाइन। तो यहां पर जो फोर्स एग्जैक्टली एक्सर्ट हो रहा है, तो फोर्स इज एक्टिंग perpendicular to central line। अब खुद से जरा सोचो, ये आपके पास प्रॉब्लम्स थी, ये भी तो प्रॉब्लम बन जाएगी ना, ये भी आपके पास प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली इस पॉइंट के लिए है, क्योंकि जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है उसके हिसाब से जो आपके कंटैक्ट फोर्सेस होते हैं ना वो एग्जैक्टली सेंट्रल लाइन के अलोंग लगते हैं। मगर यहां पर आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली इस नीडल पर, ये तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट का मतलब ये तो है ही है, अब इसको एक्सप्लेन करो। तो आप देख सकते हो कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स ऐसे वाले फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, रादर नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है उसके हिसाब से जो आपके पास नॉन कंटैक्ट फोर्सेस है वो तो अलोंग द सेंट्रल लाइन लगने चाहिए, मगर यहां पर आपका फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर टू द सेंट्रल लाइन लग रहा है। तो प्रॉब्लम हो गई ना। चलो और एक सिनेरियो मैं यहां पे लेता हूं, लेट अस एज्यूम मैं नीडल यही रख रहा हूं, करंट कैरिंग कंडक्टर भूल जाओ, और इस नीडल के एग्जैक्टली इसके इर्द गिर्द में एक चार्ज को मूव करता हूं। मैं एग्जैक्टली यहां पर एक चार्ज को मूव करता हूं, आराम से देखते जाओ। एग्जैक्टली जितना फास्ट मैं इस चार्ज को मूव करूंगा ना उतना ज्यादा फोर्स इस नीडल पे लगेगा। ये कुछ नया हो रहा है, समझो समझो मैं क्या बोल रहा हूं। जितना एग्जैक्टली स्पीड के साथ मैं इस चार्ज को मूव करूंगा ना उतना ही एग्जैक्टली ज्यादा आपका ये जो नीडल है ये ऑसिलेट करता है। कहने का मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल इस चार्ज को आहिस्ता आहिस्ता इस मैग्नेटिक नीडल के इर्द गिर्द घुमाऊं तो आप देखोगे मैग्नेटिक नीडल जो है ना वो उतना विगरसली वाइब्रेट नहीं करेगा, वो आहिस्ता आहिस्ता वाइब्रेट करेगा। बट अगर मैंने इसका स्पीड, इस चार्ज पार्टिकल का स्पीड इंक्रीज कर दिया, आप देखोगे कि मैग्नेटिक नीडल जो है ना वो आपका ऑसिलेट करेगा और बहुत तेजी से ऑसिलेट करेगा। कहने का मतलब यहां पर ये मैग्नेटिक नीडल में ऑसिलेशन तब आ रही है ना जब इस पे परपेंडिकुलर फोर्सेस लग रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द सेंट्रल लाइन फोर्सेस लग रहे हैं। और अगर फॉर एग्जांपल इस पर परपेंडिकुलर टू द सेंट्रल लाइन फोर्सेस लग रहे हैं तो वही एग्जैक्टली इसमें ऑसिलेशन ला रहे हैं। अगर उन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कम होगा ऑसिलेशंस इसमें वीक होंगी, मगर अगर उन्हीं फोर्सेस का मैग्नीट्यूड आपने बढ़ा दिया एग्जैक्टली इसमें ऑसिलेशंस ज्यादा होंगी। एक बार और सुनो, फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया आपकी ऑसिलेशंस तब ज्यादा होंगी। अब जरा आप यहां पर आ जाओ, फोर्स कैसे बढ़ रहा है यहां पे? जब आप चार्ज को बहुत तेजी से मूव करते हो ना तब फोर्स बढ़ता है, तब ऑसिलेशन ज्यादा होती है। तो मैं बोल सकता हूं ना कि आपके नीडल पे जो फोर्स लग रहा है वो आपकी चार्ज के एग्जैक्टली स्पीड पर क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। जरा यहां पर देख लो, यहां पर आप देख लो आपके पास एग्जैक्टली जो फोर्स है वो तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के हिसाब से इस सेपरेशन बिटवीन द टू पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है ना। बट यहां पर एग्जैक्टली जब आप इस एक्सपेरिमेंट को देखते हो, एक चार्ज को मैग्नेटिक नीडल के इर्द गिर्द आप क्या करते हो? रिवॉल्व करते हो। आप देखते हो एग्जैक्टली कि जितना क्विकली और जितना फास्टली आप एग्जैक्टली या जितना हायर वेलोसिटी के साथ आप इस चार्ज को मूव करोगे उतना एग्जैक्टली आपका ये नीडल जो है ज्यादा ऑसिलेट करेगा। तो कहने का मतलब नीडल पे जो फोर्स लग रहा है वो इस चार्ज की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो मैं यहां पॉइंट लिख सकता हूं ना कि फोर्स डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी।
ये तो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि न्यूटोनियन मैकेनिक्स के हिसाब से फोर्स और वेलोसिटी का कोई रिलेशन नहीं है। बट यहां पर इस एक्सपेरिमेंट की वजह से, जो ना अराउंड 19 सेंचुरी में हुआ था, इस एक्सपेरिमेंट की वजह से आपको पता चल रहा है कि एग्जैक्टली फोर्स और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है। दैट मींस फोर्स का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है, मगर न्यूटोनियन मैकेनिक्स आपको ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है ऐसा कुछ। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स एग्जैक्टली यहां पर भी फेल हो जाता है टू एक्सप्लेन दिस थिंग, टू एक्सप्लेन दिस फिनोमेना। तो ये अगेन आपके पास यहां पे प्रॉब्लम बन जाएगी। अगेन आपके पास यहां पे प्रॉब्लम बन जाएगी। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को अब लास्ट पार्ट इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको फील्ड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना है। सिंपल। तो मैंने पहले ही अगेन मैं डायरेक्टली इस पे नहीं आना चाहता था डेफिनेशन वाइज कि आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है, वो अपने इर्द गिर्द के स्पेस को मॉडिफाई करता है एंड दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, सबको पता है। बट फील्ड क्यों इंट्रोड्यूस करना है, फील्ड का कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस करना है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात क्यों करोगे, आप मैग्नेटिक फील्ड की बात क्यों करोगे, यही वो सारे रीजंस है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में वाइड्स थे, उन वाइड्स को एग्जैक्टली कवर अप करने के लिए आपको फील्ड का जो थ्योरी है वो जनरेट करना पड़ा, और वही फील्ड का थ्योरी जो है वो इन वाइड्स को फिल करेगा। रादर वही फील्ड का थ्योरी एक्सप्लेन करेगा कि किस तरीके से आपका फोर्स यहां ट्रांसमिट हो जाएगा फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, वो एक्सप्लेन हो जाएगा। एग्जैक्टली वही जो फील्ड का थ्योरी है वो एक्सप्लेन करेगा कि आपका जो फोर्स यहां पे एक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर टू सेंट्रल लाइन, क्यों एक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर टू सेंट्रल लाइन। लास्ट पॉइंट, आपका एग्जैक्टली जो फील्ड का थ्योरी है वही एक्सप्लेन आपका करेगा कि आपका फोर्स एग्जैक्टली वेलोसिटी पे डिपेंड क्यों कर रहा है। तो ये सारा फील्ड कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करेगा। रादर मैं ऐसे कहूंगा कि इन सारे प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आपने मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट क्रिएट किया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। लेक्चर को कंक्लूड यहीं पे करूंगा, इसी नोट पे करूंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड के डेफिनेशन के साथ जाऊंगा, मगर लेक्चर को मैं कंक्लूड करूंगा फील्ड की डेफिनेशन के साथ। अगर मैं यहां पे फॉर एग्जांपल आपको फील्ड के बारे में बात करूं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो आपका फील्ड है ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है, बट फील्ड होता क्या है? सिंपल, मैं सिंपल यहां पे कुछ आपको बताऊंगा, डेफिनेशन वाइज समझाऊंगा, मैथमेटिकल डेफिनेशन भी, और कोशिश करूंगा कि आप फील्ड को अंडरस्टैंड भी करो। तो उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे लेक्चर को। तो आप सुन लो, जो आपका फील्ड होता है, फील्ड सिंपली आपके पास एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो स्पेस में हर एक पॉइंट को कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन कर देता है। एक बार और सुनते हैं। मैथमेटिकली फील्ड जो है आपके पास वो एक फंक्शन है, वो एक ऐसा फंक्शन है जो स्पेस में हर एक पॉइंट के पास कुछ ना कुछ वैल्यू उनको असाइन कर देगा। एक बार और सुन लो, मैथमेटिकली जो आपके पास फील्ड है ये एक ऐसा फंक्शन है जो स्पेस में हर एक पॉइंट को कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन करेगा। एग्जाम्पल सुन लो, लेट अस सपोज आपके पास ये रूम है। इस रूम में अगर मैं बात करूं, लेट अस सपोज कि मैं एक थर्मोमीटर ले रहा हूं, रूम में मैं क्या कर रहा हूं, मैं एग्जैक्टली इस पॉइंट पे टेंपरेचर मेजर करता हूं, लेट इट बी 20 डिग्री सेल्सियस। अब मैं एग्जैक्टली इस पॉइंट से उठता हूं और इस पॉइंट पे चले जाता हूं, यहां पर भी कुछ ना कुछ टेंपरेचर होगा, लेट इट बी 30 डिग्री सेल्सियस। अगेन इतना डिफरेंस नहीं होगा, अगर यहां 20 है यहां 20.1 है, चलो वही लेते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री सेल्सियस या 20.1 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख रहे हो कि अगर मैं किसी तीसरे पॉइंट पे जाऊं, वहां पर भी कुछ ना कुछ टेंपरेचर का वैल्यू होगा। तो मेरे पास यहां एक स्पेस है, इस स्पेस में हर एक पॉइंट पर मैं कुछ ना कुछ टेंपरेचर का वैल्यू डिफाइन कर रहा हूं ना। तो आप बोल सकते हो कि एग्जैक्टली आपके पास ये फील्ड है, टेंपरेचर फील्ड है। और टेंपरेचर फील्ड अगर मैं बात करूं, टेंपरेचर फील्ड का मतलब कि स्पेस में हर एक पॉइंट पे आप टेंपरेचर का वैल्यू असाइन कर रहे हो, इसलिए आपके पास एक टेंपरेचर फील्ड है। इसी तरीके से लेट अस सपोज आपके पास एक ट्यूब है, उस ट्यूब में आपके पास एक पाइप है, उस पाइप में आपके एग्जैक्टली कुछ ना कुछ पानी जा रहा है, तो पानी फ्लो कर रहा है। तो वो जो पानी आपके पास होगा वो मल्टीपल पार्टिकल्स का बना होगा ना, हर एक पार्टिकल की अपना वेलोसिटी होगा ना, जब फ्लो कर रहा होगा पाइप के थ्रू, हर एक पार्टिकल का आप वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो ना। तो दैट मींस अगर मेरे पास एक पाइप है, एक बार सुन लो, अगर लेट अस एज्यूम मेरे पास एक पाइप है, इस पाइप में आपका एग्जैक्टली पानी जो है वो सिंपली क्या कर रहा है, वो फ्लो कर रहा है। अब इसी पानी में अगर मैं कोई भी मॉलिक्यूल लूं, लेट अस सपोज मैं ये मॉलिक्यूल ले रहा हूं, ये मॉलिक्यूल ले रहा हूं, ये मॉलिक्यूल ले रहा हूं, हर एक मॉलिक्यूल का अपना अपना वेलोसिटी वेक्टर होगा ना, हर एक मॉलिक्यूल के साथ आप अपना अपना वेलोसिटी वेक्टर असाइन कर सकते हो ना। तो आप देख लो, मैं इसके साथ भी वेलोसिटी असाइन कर सकता हूं, इसके साथ भी, और हर किसी पार्टिकल के साथ मैं वेलोसिटी क्या कर सकता हूं, वेलोसिटी असाइन कर सकता हूं। तो इसका मतलब यह है कि आपकी पाइप में एग्जैक्टली एक वेलोसिटी फील्ड है।
तो आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं। टेम्परेचर फील्ड मैंने बताया, मैंने वेलोसिटी फील्ड बताया। क्योंकि वेलोसिटी फील्ड क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एग्जैक्टली यहां पर जो आपके पास स्पेस है, इस स्पेस में जितने भी पार्टिकल्स है, हर एक पार्टिकल के साथ आप एक वेलोसिटी वेक्टर एसोसिएट कर सकते हो। इसीलिए आप बोल सकते हो कि स्पेस का एक वेलोसिटी फील्ड अपना है, एक वेलोसिटी फील्ड अपना है। और एक पॉइंट मैं यहां पे कहूंगा, और एक पॉइंट मैं यहां पे ये कहूंगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास यहां पर हर एक पॉइंट के साथ आप वेलोसिटी एसोसिएट कर रहे हो, वेलोसिटी स्केलर है कि वेक्टर, वो वेक्टर है, तो यहां पर जिस फील्ड की मैं बात कर रहा हूं दैट इज अ वेक्टर फील्ड। अच्छा, टेम्परेचर की मैंने बात की, टेम्परेचर में तो आप डायरेक्शन की बात नहीं ना करते हो। आप ये मत बोलते हो कि यहां पे एग्जैक्टली इस पॉइंट पे 20 डिग्री सेल्सियस है ऊपर की डायरेक्शन में, ऐसा मत बोलते हो। दैट मीन इस पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। अगर इस पॉइंट पे आपका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, दैट मीन टेम्परेचर इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो मेरे पास जो स्पेस होगा, एग्जैक्टली उस स्पेस में मेरे पास एक स्केलर फील्ड होगा, दैट इज टेम्परेचर फील्ड। तो टेम्परेचर फील्ड इज अ स्केलर फील्ड, बट हियर वेलोसिटी फील्ड इट विल बी अ वेक्टर फील्ड। तो आपके पास फील्ड जो होते हैं ना, वो एग्जैक्टली दो टाइप के होते हैं। आपके पास स्केलर फील्ड की बात होगी, वेक्टर फील्ड की बात होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपके वेक्टर फील्ड्स है। तो आगे इनको एक्सप्लेन मैं करूंगा कि ये क्यों है वेक्टर फील्ड, बट फिलहाल के लिए अगेन फील्ड होता क्या है? फील्ड आपके पास एग्जैक्टली एक ऐसा फंक्शन है जो आपके स्पेस में हर एक पॉइंट को कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन कर देता है। अब अगेन ये डिपेंड करता है कि कौन सी क्वांटिटी होगी, और वही क्वांटिटी के हिसाब से आप वैल्यू असाइन करोगे। अभी मैंने टेम्परेचर एग्जांपल लिया, मैंने वेलोसिटी एग्जांपल लिया। अगर आप फॉर एग्जांपल मैं और एक तरीके से फील्ड को डिफाइन करूं, फील्ड आपको आइडिया देता है कि आपकी कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटिटी जो है वो आपके स्पेस में पॉइंट टू पॉइंट कैसे वैरी करती है। एक बार और सुन लो, यहां पर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटिटी कौन सी है? वेलोसिटी। डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटिटी कौन सी है? वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी आपके स्पेस में किस तरीके से हर एक पॉइंट पे वैरी करती है, वही आपका क्या होगा? वही आपका फील्ड होगा। मैं रिपीट करता हूं, लेट अस सपोज टेम्परेचर। आपका टेम्परेचर जो है वो अगेन डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटिटी है। आपका टेम्परेचर रूम में हर जगह पे किसी ना पॉइंट, किसी पॉइंट पे कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। तो आपका जो टेम्परेचर है वो तो एक डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर है, डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटिटी है। अब एग्जैक्टली आपका टेम्परेचर कैसे वैरी कर रहा है, तो एक डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटिटी कैसे वैरी कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दैट इज योर फील्ड। वही आपका क्या होगा? वो आपका फील्ड होगा। लेट अस सपोज अगर फॉर एग्जांपल मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं, तो अगर मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं, नीचे वाला पोर्शन जो आपका है वो थोड़ा ठंडा है, ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा गर्म हो रहा है, उसके ऊपर वाला पोर्शन और गर्म हो रहा है। कहने का मतलब आपका टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड टेम्परेचर जो आपके पास है एग्जैक्टली किस तरीके से वैरी कर रहा है फ्रॉम लोअर पॉइंट टू अपर पॉइंट। आप क्या बोलोगे? नीचे ठंडा है, फिर गर्म है, फिर और ज्यादा गर्म है। तो एग्जैक्टली आप फील्ड को डिफाइन कर रहे हो। आपके पास एक टेम्परेचर फील्ड है, और वो टेम्परेचर फील्ड कैसा है? नीचे कम है और ऊपर बढ़ते जा रहा है। दैट मीन नीचे से ऊपर आपका टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, देयर इज अ ग्रेडियंट। तो होपफुली आपने अंडरस्टैंड किया होगा थोड़ा बहुत फील्ड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करने वाला हूं। ये एग्जैक्टली लेक्चर आपका कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड था, और क्यों आप एग्जैक्टली फील्ड को इंट्रोड्यूस करने वाले हो, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, और ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स के जो की आइडियाज है ये एग्जैक्टली इन प्रॉब्लम्स को यहां पर आपको सॉल्व करके नहीं दे सकते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए आपको खुद से एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट आपके पास होता है कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड। होपफुली आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा। मैंने डायरेक्टली जंप नहीं किया, बट नेक्स्ट वीडियो में मैं डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड पे जंप करूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले सिंपली डिफाइन करूंगा क्या होता है, फिर उसके पहले तो क्वालिटेटिवली डिफाइन करूंगा, फिर क्वांटिटेटिव डेफिनेशन पे जाऊंगा, मैथमेटिकल डेफिनेशन पे जाऊंगा, और हम एक चार्ज पार्टिकल की वजह से देखेंगे कि स्पेस में कैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो एक चार्ज पार्टिकल की वजह से। आज के लिए इतना काफी, बाकी नेक्स्ट टाइम टेक केयर।